नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। मैं हूं सौरभ जौहरी। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी और कांग्रेस ने प्रदेश में जोर आजमाइश शुरू कर दी है। और इसी कड़ी में जहां गृहमंत्री अमित शाह 29 जून को कुरुक्षेत्र में मोर्चा संभालकर बीजेपी नेता कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे, तो वहीं कांग्रेस में भी बैठकों का दौर जारी है। दिल्ली से लेकर हरियाणा तक कांग्रेस में बैठकों का दौर जारी है। ऐसे में प्रदेश की सियासत में ताल ठोकते दिग्गजों की मेहनत आगामी विधानसभा चुनाव में क्या रंग लाएगी? कांग्रेस और बीजेपी के दिग्गजों के मंथन का क्या सियासी फायदा विधानसभा चुनाव में होगा? और क्या कहती है राजनीतिक दलों की रणनीति? यह सवाल है। तो कांग्रेस और बीजेपी पूरी तरह से विधानसभा चुनाव को लेकर मुखर हैं। जहां एक तरफ कांग्रेस में बैठकों का दौर जारी है, तो वहीं बीजेपी भी लगातार मंथन कर रही है। अब रणनीति क्या कहती है, जनता किसके पक्ष में मुहर लगाएगी, ये तमाम सवाल गहराते जा रहे हैं। क्योंकि विधानसभा चुनाव में हरियाणा में अब समय कम बचा है। ऐसे में कोई भी दलीय कोशिश नहीं छोड़ना चाहता कि कोई कसर रह जाए और जनता का जो लुभाने का जो तरीका है उसमें वोटों में परिवर्तित करने से कहीं कोई खामी ना हो। कोई दल ये नहीं चाहता। और आगे की रणनीति राजनीतिक दलों की किस तरह की रहेगी, इन तमाम सवालों पर हम जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। हिसार से एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। पानीपत से एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी। आप सभी के साथ मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। रिपोर्ट देखिए, फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। बीजेपी हाईकमान के लिए हरियाणा पहले इसलिए भी खास था कि 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी ने यहां क्लीन स्वीप किया था, पर 2024 के लोकसभा चुनाव में क्लीन स्वीप आधा रह गया। ऊपर से अक्टूबर में विधानसभा चुनाव हैं और कांग्रेस अब कड़ा मुकाबला देते लग रही है। इसीलिए बीजेपी के ताकतवर रणनीतिकार गृह मंत्री अमित शाह 29 जून को बैठक लेने पंचकुला आ रहे हैं। बैठक में विधानसभा चुनाव का रोड मैप तैयार किया जाएगा। इस बैठक में सीएम, पूर्व सीएम, केंद्रीय मंत्री, सांसद, मंत्री, विधायक और जिला अध्यक्षों को मिलाकर करीब 3000 कार्यकर्ता नेता शामिल होंगे। चुनाव की जो सरगर्मियां हैं वो शुरू हो चुकी हैं और हरियाणा प्रदेश के अंदर जो प्रदेश की एक्सटेंडेड कार्यकारिणी है उसकी बैठक में होने जा रही है, जिसमें आदरणीय अमित शाह जी का मार्गदर्शन हरियाणा के कार्यकर्ताओं को मिलने वाला है। निश्चित तौर पर उनके मार्गदर्शन से जो आने वाले चुनाव प्रचार है इसके अंदर गति आएगी। गौरतलब है कि कांग्रेस की भी इसी तरह की एक बड़ी बैठक बुधवार शाम को दिल्ली में हो रही है। हरियाणा को लेकर हो रही इस बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के अलावा प्रभारी और प्रदेश के बड़े नेता शामिल होंगे। हरियाणा में प्रचंड बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। 3 महीने के बाद हरियाणा की जनता ने मन बना लिया है। हरियाणा का जनादेश देश में सर्वाधिक, विपक्ष को अगर मत प्रतिशत कहीं मिला है तो 48% हरियाणा में मिला है। 10 की 10 लोकसभा सीटों में हमारी वोट प्रतिशत में बहुत बढ़ोतरी हुई है और भाजपा के वोट प्रतिशत में जबरदस्त गिरावट आई है और 90 की 90 विधानसभा सीटों पे हमारा वोट प्रतिशत बढ़ा है हरियाणा के अंदर। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव परिणामों के बाद जहां कांग्रेस 0 से 5 लोकसभा सीटें जीतने के साथ जोश में है, वहीं बीजेपी का प्रदेश में सरकार की हैट्रिक लगाने का संकल्प है। कांग्रेस के मुकाबले बीजेपी की पूरी बड़ी फौज चुनावी तैयारियों में लगी है। इधर प्रदेश कांग्रेस का भी जोश तो हाई है, पर पार्टी के लिए अंदरूनी कलह और गुटबाजी चुनौती बनी हुई है। यहाँ प्रदेश के नेता ही अपना अलग धड़ा नहीं चला रहे, उनके समर्थक भी एक दूसरे से दूरी बनाए रखते हैं।
एक तरफ जहां दोनों पार्टियां 80 और 90 दिन का एजेंडा लेकर चल रही हैं, उससे तो लगता है कि इस बार मुकाबला जोरदार होगा। इस बार तो दोनों के लिए दिल्ली में कसर रह गई, पर चंडीगढ़ में हरियाणा एक्सप्रेस की स्पीड से एंट्री चाहते हैं। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज। तो हरियाणा में किसकी रणनीति दिलाएगी जीत और किसकी बाजी रहेगी भारी, ये तमाम सवाल अब गहरा रहे हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव में अब समय बेहद कम बचा है। कांग्रेस ने रणनीति में परिवर्तन किया, किस तरीके से कांग्रेस अपने आप को बीजेपी के सामने मजबूती से प्रोजेक्ट कर पाएगी, तमाम सवाल अब गहराने लगे। देवेंद्र, आपसे मैं चर्चा की शुरुआत करूंगा। विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कहता है सियासी दलों का प्लान? देखिए सौरभ, दिन बहुत कम रह गए हैं। आप ये मानिए 80 दिन का एजेंडा है दोनों पार्टियों के पास, और दोनों पार्टियों ने पिछले दिनों मीटिंग में, कांग्रेस वालों ने भी और बीजेपी वालों ने 80 दिन का जो प्लान बनाया है कि 80 दिन कोई ज्यादा नहीं होते। विधानसभा चुनाव बड़ा चुनाव है, कोई पंचायत के चुनाव तो है नहीं। यहां सरकार बनाने, सरकार चलाने की बात है, तो समय कम है। और अब देखिए, जैसे आज बीजेपी की भी बैठक हो रही है दिल्ली में, क्योंकि मुख्यमंत्री नायब सैनी आज रोहतक में थे, उसके बाद पानीपत एक कार्यक्रम में आए थे, यहां से दिल्ली चले गए हैं। और आज कांग्रेस की भी एक बैठक हो रही है जरूरी, जिसमें टॉप लीडरशिप है। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। हरियाणा के मसले पर भी 3 राज्यों में चुनाव होने हैं और उसमें हरियाणा भी है। हरियाणा को लेकर मेरे को लगता है बीजेपी कांग्रेस दोनों बहुत गंभीर है। हरियाणा भले ही छोटा सा राज्य है, लेकिन डेवलप्ड स्टेट है, राजधानी दिल्ली से सटा हुआ है। और हरियाणा का कई मरतबा हमने देखा है कि हरियाणा में जिसकी सरकार बनती है, दिल्ली में उसकी सरकार रहती है। ऐसा चला आ रहा है। जैसे मनमोहन सिंह थे, भूपेंद्र हुड्डा थे, उसके बाद पहले एनडीए सरकार थी, फिर कांग्रेस की बनी, अब बीजेपी की सरकार है। तो हरियाणा में जिस पार्टी की सरकार होती है, दिल्ली में जिस पार्टी की सरकार हो, हरियाणा में अमूमन उसी की बनती है। ये एक थोड़ा सा एस्टेब्लिश तथ्य है। लेकिन अब बीजेपी पूरी कोशिश करी है कि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से 5 सीटें गंवानी पड़ी, और हरियाणा को ही नहीं गंवानी पड़ी, मोदी जी के लिए जो टारगेट सेट था, जो कुछ संकल्प लिया गया था, उसमें भी कमी आई है। तो उस क्षति पूर्ति करने के लिए अब विधानसभा में पूरी ताकत के साथ, पूरी रणनीति के साथ, पूरी प्लानिंग के साथ जो कुछ हासिल करने का एजेंडा तैयार है, उस तरीके से बीजेपी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। और रिपोर्ट में भी हमने बताया कि कांग्रेस के मुकाबले बीजेपी का संगठन भारी भरकम है, पूरी फौज है, नीचे से लेकर ऊपर तक तैयारियां, समयबद्ध तरीके से काम होता है, प्लानिंग, उसकी एग्जीक्यूशन, उसकी मॉनिटरिंग, उसकी मैनेजमेंट एक क्लास है। पिछले कुछ चुनाव में हम देखते आ रहे हैं, कांग्रेस को जो 5 सीटें मिली है, कांग्रेस का मनोबल बढ़ा हुआ है। और जिस तरीके से राष्ट्रीय स्तर पर भी कांग्रेस का स्कोर सुधरा है सांसदों के मामले में, और हरियाणा में 0 से 5 पर आ गए। तो अब टॉप लीडरशिप कांग्रेस की वो भी कोशिश करिए कि जिस तरह का माहौल बना हुआ है, लोग कांग्रेस को समर्थन देते दिख रहे हैं। जिस तरीके से लोकसभा के परिणाम भी आए हैं, और जो लोगों में जो जमीन पर एहसास किया जा रहा है, जो कुछ नजर आ रहा है, तो कांग्रेस और बीजेपी में जोरदार मुकाबला है। इसी वजह से आज दिल्ली में बीजेपी की भी और कांग्रेस की मीटिंगें चल रही हैं। और 29 तारीख को अमित शाह, जो बड़े रणनीतिकार है बीजेपी के, मतलब प्लानिंग में, मनोबल बढ़ाने में अमित शाह का मतलब कोई सानी नहीं है संगठन के तौर पर। तो पंचकुला में 29 तारीख की वो मीटिंग की जा रही है, जिसमें करीब 2500 से ज्यादा जिला स्तर का छोटे कार्यकर्ता से लेकर केंद्रीय मंत्री तक मौजूद होंगे। और एक नए एजेंडे के साथ, नई प्लानिंग के साथ बीजेपी शंखनाद कर रही है। महेश, जो परिस्थितियां अब देखने को मिल रही हैं, सियासी जो जोर आजमाइश है वो और ज्यादा बढ़ती नजर आ रही है। खासकर अगर राहुल गांधी की बात करें तो राहुल गांधी के नाम को लेकर ऐलान हो चुका है कि लोकसभा में विपक्ष के नेता होंगे, तो कद कहीं ना कहीं बड़ा है। अब मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी अध्यक्ष, उनके साथ बैठकें भी लगातार की जा रही हैं, कांग्रेस की मैराथन बैठकें। क्या कांग्रेस का बेड़ा पार करेंगी? बीजेपी के लिए चुनौती होंगी? क्या लग रहा है? देखिए, स्ट्रेटेजी को समझने की जरूरत है। यहाँ पर लगातार ये बात कही जा रही थी कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से अपनी नीति में
क्षणिक परिवर्तन कर लेती है। परिस्थितियों के लिहाज से किसी भी तरह का परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी के लोग रणनीतिकार कर सकते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी में ये संभव नहीं है। लेकिन अब परिस्थितियां बदलती हुई नजर आ रही है। देखिए, 3 तरह का यहाँ पे ग्राफ समझने की जरूरत है। एक लिस्ट उम्मीदवारों की जो कुमारी शैलजा पार्टी आलाकमान को देने जा रही है, एक लिस्ट उम्मीदवारों की, जिताऊ उम्मीदवारों की, जो कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी तरफ से देने जा रहे हैं। दोनों तरफ से लिस्टें आएंगी। रणदीप सुरजेवाला भी कुछ अपने समर्थकों के नाम दे सकते हैं, लेकिन इसके अलावा जो लिस्टें केंद्रीय नेतृत्व के पास पहुंचेंगी, उसमें राहुल गांधी अपने 2 सर्वे करवा रहे हैं। एक सर्वे अलग एजेंसी से और दूसरा सर्वे अलग एजेंसी से, ताकि ऑथेंटिकेशन को लेकर किसी भी तरह की संशय की स्थिति नहीं बने। अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी पैरवी लेकर आएंगे उम्मीदवारों को लेकर, जिताऊ उम्मीदवारों को लेकर, और कुमारी शैलजा अपनी पैरवी लेकर आएंगी अपने जिताऊ उम्मीदवारों को लेकर। अब कौन से इसमें जिताऊ है कि नहीं है, ये तय कर पाना राहुल गांधी के लिए बेहद आसान हो जाएगा, क्योंकि दोनों अलग अलग एजेंसीज के सर्वे हैं। जो एक सर्वे में टॉप होगा, ये संभव है कि किसी एक सर्वे में वो सेकंड पोजीशन पर आ जाए, लेकिन ये संभव नहीं है कि वो लास्ट में चला जाए। तो यकीनन जो एक सर्वे में टॉप आएगा, अमूमन बाकी सर्वे में भी उसे टॉप आना चाहिए। ये परिस्थिति समझने के लिए राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए काफी है। ये बात तो सुनिश्चित हुई कि हरियाणा प्रदेश में टिकटों का बंटवारा नहीं होने वाला और कोई एक खास नेता इसका बंटवारा करने वाला है भी नहीं। इसका जो बंटवारा होना है लोकसभा चुनाव की तरह ही पार्टी आलाकमान की तरफ से किया जाना है। मल्लिकार्जुन खड़गे भी इसमें शामिल रहेंगे और राहुल गांधी, सोनिया गांधी सरीखे नेता इसमें शामिल रहने वाले हैं। ये समझने की जरूरत है कांग्रेस पार्टी जो अपने। महेश, यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगा, आपकी वॉइस क्लियर हम तक नहीं पहुंच पा रही है, कुछ डिसरप्शन उसमें आ रहा है। वीरेन जी, जो कांग्रेस की रणनीति है और बीजेपी के दिग्गजों का मंथन है, क्या कहता है? कांग्रेस की भी रणनीति को अंतिम रूप दिया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी को। मुकाबला स्पष्ट है। भारतीय जनता पार्टी से चाहे नायब सैनी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन रणनीतिकार कौन है? मनोहर लाल। और कांग्रेस में रणनीति कौन है? भूपेंद्र हुड्डा। तो ये जो हरियाणा में जो चुनाव होगा, ये मनोहर लाल वर्सेस भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही होगा। हालांकि कांग्रेस में कुमारी शैलजा भी है, लेकिन शैलजा को इतना महत्व नहीं है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को है। भारतीय जनता पार्टी में मनोहर लाल ही जो है सर्वे सर्वा है, चाहे नायब सैनी मुख्यमंत्री हैं, कुछ भी स्थिति हो, लेकिन मनोहर लाल ही सर्वे सर्वा है। उनकी सिफारिश के आधार पर ही टिकट दिए जाएंगे। और देखिए, अब कहने को तो दोनों पार्टियां कहते हैं कि सर्वे के आधार पर टिकट दिए जाएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने क्या अशोक तंवर को टिकट दिया? सर्वे के आधार पर दिया। क्या रंजीत सिंह को टिकट दिया? सर्वे के आधार पर दिया। और इस तरह कांग्रेस ने अगर राज बब्बर को टिकट दिया, क्या सर्वे के आधार पर दिया? क्या दिवांशु बुद्धिराजे को टिकट दिया करनाल से? तो वो भी क्या सर्वे था? ये सब कहने की बातें होती हैं। देखिए, हाईकमान को या किसी नेता को अपने किसी पसंद के उम्मीदवार को अगर एडजस्ट करना होता है तो ये नाम ले दिया जाता है कि हम सर्वे के आधार पर या जिताऊ उम्मीदवारों को टिकट देंगे। अब देखिए, अमित शाह आएंगे, भारतीय जनता पार्टी की रणनीति बनाएंगे, पंचकुला में बैठक होगी, वो कार्यकर्ताओं में एक स्फूर्ति, एक ऊर्जा का संचार करेंगे। लेकिन रणनीति क्या है? इस बार तो सिर्फ बदलाव का चुनाव है। हरियाणा की जनता बदलाव चाहती है। आज तक कोई भी सरकार तीसरी बार जो है उसकी पुनरावृत्ति नहीं हुई है, तीसरी बार शासन में नहीं आई है। तो क्योंकि अब लोगों को 10 वर्ष का शासन हो गया भारतीय जनता पार्टी से, लोग उबाऊ हो गए, लोग परिवर्तन चाहते हैं। परिवर्तन किस रूप में चाहते हैं? क्योंकि देखिए, जिसको भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय हाईकमान ने स्वीकार कर लिया, मनोहर लाल जी को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया। कारण स्पष्ट है कि लोग नहीं चाहते थे मनोहर लाल जी को। और ये देखिए, अब नायब सैनी सरकार बनी तो वो कोई लोकप्रिय सरकार नहीं है, उसको उस सरकार को अनिल विज ने ठुकरा दिया, मतलब उसमें शामिल होने से इनकार कर दिया। मतलब जिस सरकार को भारतीय जनता पार्टी के नेता ही स्वीकार नहीं करते, जनता कैसे स्वीकार कर लेगी? जी, मतलब भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अनिल विज उसको स्वीकार नहीं करते हैं। अगर स्वीकार करते तो वो सरकार का हिस्सा होते, मतलब जो वो सरकार का हिस्सा नहीं है तो जनता कैसे हो सकती है? ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को समझ लेना चाहिए। जनता इस बार बदलाव चाहती है। देखिए, सरकार कुछ भी दावे कर ले, सरकार कितनी भी लोकप्रिय नीतियां लेकर आ जाए, क्योंकि अब 2 महीने का समय रह गया, 80 दिन का समय रह गया, सरकार ये आकर्षक घोषणाएं होती है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने गुहाना में ऐसी लोकप्रिय घोषणाएं की थी। अब नायब सैनी नित्य प्रति ऐसी घोषणाएं करते रहेंगे। ये चुनावी घोषणाएं होती हैं। लोगों को मालूम है कि ये घोषणाओं से कोई असर नहीं होने वाला। ये जो है लुभाने के लिए इस तरह के वादे किए जाते हैं, लेकिन धरातल पर दिखाई नहीं देते। और ये देखिए, इंडियन नेशनल लोकदल ने तो अपने 5 उम्मीदवारों की घोषणा भी कर दी है। क्या भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में इतनी हिम्मत है कि वो अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर सके? क्योंकि उनको लगता है कि अगर आज हम अभी उम्मीदवारों की घोषणा कर देंगे तो अभी ही जो है बागी स्वर वरने शुरू हो जाएंगे, पार्टी के लिए खतरा पैदा हो जाएगा। ना कांग्रेस में हिम्मत है, ना भारतीय जनता पार्टी में। हालांकि मनोहर लाल जी कहते हैं कि कमल ही जो है वो उम्मीदवार है, लेकिन जो कार्यकर्ता अपनी महत्वाकांक्षा पाले हुए हैं वो स्थिति को स्वीकार करने वाले नहीं है। जी, वीरेन जी, बेहद अहम सवाल, वो सवाल ये है कि जेजेपी की स्थिति हरियाणा में सबको पता है, इनेलो की स्थिति हरियाणा में सबको पता है। अब सवाल ये रहा कि बीजेपी को, अगर बीजेपी के इतर अगर हम बात कर लें तो कांग्रेस एक विकल्प है, लेकिन सवाल ये कि कांग्रेस भी, उसके सामने भी कई चुनौतियां हैं।
अंतरकलह एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि जिस तरीके से किरण चौधरी कांग्रेस को छोड़ के बीजेपी का दामन थामती हैं और कई आरोप लगाती हैं, पिता पुत्र की पार्टी कहती हैं, तो कांग्रेस के लिए भी ये डगर आसान नहीं होगी। अगर वो चुनौती बनती है आंतरिक कलह, तो वो कितनी बड़ी चुनौती बन सकती है? देखिए, आंतरिक कलह तो चुनौती है ही है, वो पहले से थी है जी। मतलब कांग्रेस के अंदर जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चुनौती देने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन कांग्रेस हाईकमान जो है भूपेंद्र हुड्डा को महत्व दे रहा है। देखिए, आज जो बैठक बुलाई गई है उसमें कुमारी शैलजा के समर्थक भी शामिल किए गए, हालांकि पहले शामिल नहीं किए गए थे। अब उनके विधायकों को भी बुलाया गया है, शमशेर सिंह गोगी को भी बुलाया गया है। हालांकि पहले जो 30 नेताओं की सूची थी उसमें शैलजा समर्थकों के नाम नहीं थे, ज्यादातर नाम नहीं थे। जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं उनके नाम तो थे, लेकिन दूसरे जो विधायकों के नाम नहीं थे, अब उनको भी शामिल किया गया है। अगर पार्टी हाईकमान ही गुटबाजी का शिकार हो जाएगा, अगर सबको साथ लेकर नहीं चलेगा, देखिए चाहे प्रदेश अध्यक्ष है वो सभी नेताओं का है, सभी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करता है। अगर वो गुटबाजी के लिए एक मान लीजिए प्रदेश अध्यक्ष अगर वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पीछे चलेंगे तो मात्र ये संदेश जाएगा कि वो एक गुट विशेष के नेता है, ऐसा लोग कहते भी आए हैं। अगर उनको पूरी कांग्रेस को साथ लेकर चलना है, देखो उसमें विश्वास पैदा करना पड़ेगा। अब देखिए, जो कल बैठक हुई, दीपक बबरिया ने बैठक बुलाई, उसमें कुमारी शैलजा शामिल नहीं हुई, क्योंकि कुमारी शैलजा का व्यक्तित्व बड़ा है, वो दीपक बबरिया को समझती नहीं, क्योंकि वो स्वयं में प्रभारी हैं, एक राज्य उत्तराखंड की प्रभारी हैं और राष्ट्रीय महासचिव हैं। तो इस तरह अगर पार्टी संगठन को चलाना है तो सभी को समान साथ लेकर चलना पड़ेगा और विश्वास भी व्यक्त करना पड़ेगा। अगर कुमारी शैलजा जो है दीपक बबरिया को ही स्वीकार नहीं करेंगी, अपनी डफली अपना रागा लापेंगी, तो कांग्रेस का क्या संदेश जाएगा? और भूपेंद्र हुड्डा को भी चाहिए कि वो कुमारी शैलजा को उतना ही महत्व दे। देखिए, वो राष्ट्रीय महासचिव हैं, कुमारी शैलजा का बहुत बड़ा योगदान है, वो पार्टी के प्रति समर्पित रही है, उन्होंने पार्टी से कभी दगा नहीं किया और कभी भी पार्टी को छोड़ने का सोचा भी नहीं है। तो इसलिए देखिए, सबका अपना अपना महत्व है। अगर आप कुमारी शैलजा की उपेक्षा करेंगे तो नुकसान तो पार्टी को होगा। तो इसलिए सभी गुटों को साथ लेकर चलने की आवश्यकता है और इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी पार्टी हाईकमान पर है। देवेंद्र, जो स्थिति अब हरियाणा में सियासी माहौल जो बना हुआ है, उसमें अमित शाह 29 जून को हरियाणा के पंचकूल आ रहे हैं, मंत्र देंगे कार्यकर्ताओं को जीत का। वीरेंद्र जी ने भी कहा कि कुछ खास बड़ा परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन शाह को रणनीतिकार माना जाता है और सत्ता में बड़ा परिवर्तन लाने के लिए उन्हें चाणक्य भी कहा जाता है। क्या इस बार वो करामात कर पाएंगे? 29 तारीख को आ रहे हैं, जो एंटी इनकम्बेंसी है, तमाम तरीके के मुद्दे हम चर्चा अक्सर करते रहे हैं, उनको क्या कम कर पाएंगे या उनका असर कम कर पाएंगे, पार्टी को फायदा दिला पाएंगे? क्या लग रहा है? देखिए सौरभ, 2014 और 2019 में दोनों बार लोकसभा भी चुनाव हुए थे, विधानसभा भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में जब उनकी हवा चल रही थी, मोदी मोदी पूरे देश में होता था, तो मोदी जी आए थे। पहली बार जो 2014 में चुनाव हुए विधानसभा में, प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जी के दौरे हुए थे हरियाणा में, 47 सीटें जीती थी बीजेपी ने, 46 का बहुमत था, एक सीट फालतू आई थी। उसके बाद 2019 के जो विधानसभा चुनाव हुए, तब भी मोदी जी दूसरी बार प्रधानमंत्री बने थे, उनके भी दौरे हुए और अमित शाह जी के भी दौरे हुए। दोनों आए यहाँ पे, और नेता भी आए, लेकिन जो दोनों बड़े नेता जो करिश्माई नेता माने जाते हैं बीजेपी के आज तक पिछले 10 साल में, ये दोनों आए थे। तो उन्होंने पार्टी को संभाला था, मनोबल बढ़ाया था, रणनीति बनाई थी, उसके एग्जीक्यूशन के लिए ड्यूटियां लगाई थी, सुझाव दिए थे। बड़े नेता हैं, क्योंकि दोनों बड़े नेता ही अपनी योजनाओं के मुताबिक देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बने हैं। पूरे देश में बीजेपी की सरकारें आती चली गई। लेकिन अब मैं ये कहता हूं कि 14 और 19 में जो हालात थे, लोगों में बीजेपी का जो क्रेज था मोदी जी को लेकर, अब थोड़ा सा हालात हरियाणा में बदले हुए हैं। थोड़ा सा नहीं, मैं समझता हूं ज्यादा। अभी जो बीजेपी के बड़े बड़े नेता हैं, जब कहते हैं कि दुकानें बंद हो जाएंगी विपक्ष की, ये वो, मेरे को लगता है उनके चेहरे पर आत्मविश्वास कम, बनावटीपन ज्यादा लग रहा है। क्योंकि नेताओं को तो अपनी पार्टी को बढ़ाना होता है, कि कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाना है, अपने को 21 दिखाना है कि हम आपसे ज्यादा मजबूत है। लेकिन जिस तरीके के दावे हो रहे हैं हरियाणा में, मेरे को लगता है जो बड़े नेता भी दावे करें, चेहरों पे बनावटीपन ज्यादा नजर आ रहा है और आत्मविश्वास कम झलक रहा है। उसकी वजह जमीनी हकीकत, जिस तरीके से बेरोजगारी वाला मसला है, युवाओं में निराशा है, कारोबार जो 10 साल पहले हुआ करते थे, बहुत लोगों की कहते थे मौज है, तो कारोबार भी प्रभावित हुए हैं। किसानों वाला मुद्दा भी बीच में, महंगाई वाला मुद्दा बीच में, एंटी इनकम्बेंसी वाला है, बदलाव की बात है। बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से इस बार मुकाबला कड़ा लग रहा है और कांग्रेस के भी हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से लोकसभा में परफॉर्म किया है कांग्रेस ने, और कांग्रेस हाईकमान को भी लग रहा है कि हरियाणा में पार्टी के लिए एक अवसर है। तो तमाम तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन ये मैं जरूर कहूंगा, 2014 और 2019 वाले
परिस्थितियां अब हरियाणा में नहीं बिल्कुल, है, जाहिर सी बीजेपी बात। के लिए चुनौतियां ज्यादा कठिन है। बिल्कुल बिल्कुल देवेंद्र, चुनौतियां हैं और जो बड़बोलेपन की आपने बात कही वो बेहद पार्टी को नुकसान पहुंचाती है, आघात पहुंचाती है। प्रधानमंत्री खुद भी कई बार कह चुके हैं कि नेताओं को सोची समझी बयानबाजी करनी चाहिए और जनता से जुड़े हुए जो मुद्दे होंगे उन पर अगर काम किया जाएगा तो जनता जाहिर सी बात है वोट देगी। महेश, अब अगर हरियाणा में सरकार बनाने की बात की नौबत आती है तो क्या लग रहा है, क्या बीजेपी सरकार बना सकती है या कांग्रेस बना सकती है? किसके पास अभी मौका है? क्या परिस्थितियां नजर आ रही हैं? देखिए, इतना तो जरूर मैं कह सकता हूं कि अब जो नया इनपुट सामने आ रहा है उसमें यह कहा जा रहा है कि एंटी इनकमेंसी के स्तर को कम करने के लिए, यानी पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ जो एंटी इनकमेंसी है उसे घटाने के लिए अब मनोहर लाल का जो असर है वो हरियाणा प्रदेश में घटाया जा सकता है। ये जो आज का नया इनपुट है वो सामने आ रहा है कि मनोहर लाल खट्टर का आने वाले 7 से 10 दिनों में असर जो हरियाणा प्रदेश में हाल फिलहाल मनोहर लाल खट्टर का जबरदस्त असर हरियाणा की राजनीति पर देखने को मिल रहा है, उसे घटाने का जो इनपुट है वो भारतीय जनता पार्टी के सूत्र इस वक्त दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मनोहर लाल खट्टर की छवि जब तक साथ चलती रहेगी नायब सिंह सैनी को और ज्यादा उभारना मुश्किल होगा। नायब सिंह सैनी को उभारने का सीधा फायदा नजर आ रहा है कि सैनी वोट तो एक तरीके से 92 से 94% जो कास्ट वोट हुआ है उसका 92 से 94% भारतीय जनता पार्टी को हासिल हुआ, 5-6% इधर से उधर हुआ है। बाकी ओबीसी जो जातियां हैं उनका अगर समर्थन हासिल करना है तो नायब सिंह सैनी को फुल फ्लेज मुख्यमंत्री के तौर पर दिखाना होगा और इसी वजह से मनोहर लाल खट्टर के असर को कम करने की जरूरत है। ये पार्टी के जो रणनीतिकार है वो इस वक्त मान रहे हैं और ये बताया जा रहा है कि 7 से 10 दिनों में मनोहर लाल खट्टर का हरियाणा की राजनीति पर जो मौजूदा प्रभाव है, जो असर है, उसे घटाने का काम पार्टी की तरफ से कर लिया जाएगा। दूसरा जिक्र यहाँ पर यह चल रहा है कि अमित शाह अगर आते हैं, 2,500 से 3,000 भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता अगर इकट्ठा होते हैं तो क्या होगा? तो रणनीति जरूर बेहतर बनाई जा सकती है। अनुभव के लिहाज से यह कहा जा सकता है कि अमित शाह का सानी नहीं है, रणनीति के लिहाज से अमित शाह का भारतीय जनता पार्टी में कोई सानी नहीं है। तो रणनीति बेहतर होगी, रिफाइंड होगी, इरादे बिल्कुल स्पष्ट होंगे, किस तरीके से किसे क्या काम करना है ईयरमार्क कर लिया जाएगा, कितने समय में वो काम पूरा किया जाना है ये ईयरमार्क कर लिया जाएगा और सरकार के खजाने से हरियाणा की नाराज जनता को क्या कुछ दिया जा सकता है, क्या कुछ वो कर दें जिससे हरियाणा की जनता एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी पर वोटों की बारिश कर दे। और अगर नीतिगत मामलों को समझने की कोशिश करें तो पिछले 9.5 या करीब 10 सालों तक जो मनोहर लाल खट्टर हरियाणा की जनता के साथ जोर जबरदस्ती करते रहे, वो तमाम नियम कायदे कानूनों की एक तरीके से खात्मा उनका कर दिया गया है। 6 लाख की आय सीमा पर ओबीसी की 6 लाख आय सीमा पर अड़े रहे। 9.5 सालों तक मनोहर लाल खट्टर तमाम कोशिशों के बावजूद इनकार कर रहे थे कि इससे आगे नहीं करूंगा, जबकि केंद्र में 8 लाख की आय सीमा थी। 8 लाख की आय सीमा में भी कृषि और जो वेतन से मिलने वाली आय है वो शामिल नहीं की जाती थी, लेकिन हरियाणा प्रदेश में 6 लाख अधिकतम आय सीमा रखी गई। उसमें खेती से आने वाली आमदनी और वेतन से आने वाली आमदनी को भी शामिल कर लिया गया था। ये तमाम ऐसे नियम थे जो कि मनोहर लाल खट्टर ने अपने तरीके से हरियाणा में बनाए हुए थे, तमाम वो नियम खत्म कर दिए गए। अब आय सीमा की जो फैमिली इनकम की जहां पर बात चल रही थी, जिसको लेकर सबसे ज्यादा परेशानी महसूस की जा रही थी, अब नायब सिंह सैनी ये कह रहे हैं कि एक एफिडेविट दीजिए और उसके बाद जो आप आय सीमा चाहते हैं वो बना दी जाएगी। ऑफलाइन में भी यही हुआ करता था कि एक एफिडेविट आप दें, उसी के आधार पर ओबीसी सर्टिफिकेट और तमाम जो दूसरी कार्यवाही है वो पूरी कर दी जाती। अब अगर एक एफिडेविट देने से आपका बीपीएल कार्ड बनाने के लिए सरकार तैयार है तो आप समझ सकते हैं कि सरकार किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है और सरकार के खजाने से क्या कुछ और दिया जा सकता है ये भी भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार हर रोज उसका ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं और हर रोज अखबारों में उसकी घोषणा भी हमें नजर आ रही है। वीरेंद्र जी, लास्ट कमेंट में आपसे लेना चाहूंगा, कांग्रेस पार्टी के अंदर भीतरघात की चर्चाएं भी चल रही हैं और उन सीटों पर महेंद्रगढ़ भिवानी हो, करनाल हो, फरीदाबाद हो, गुरुग्राम हो, इन पर भी चर्चाएं हैं और उधर बीजेपी के अंदर भी जोर आजमाइश है। जाहिर सी बात है कई मुद्दों को लेकर विपक्ष घेर रहा है, क्या कुछ चुनौती देखते हैं? लास्ट कमेंट लेना चाहूंगा सर, संक्षेप में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अगर पन्ना प्रमुख भी थे तो लोकसभा चुनाव में उनके लिए नरेंद्र मोदी एक आदर्श थे, एक प्रेरणा थे, लेकिन विधानसभा चुनाव में कौन होगा?
देखिए पन्ना प्रमुख की तो कहीं सुनवाई हुई नहीं, तो पन्ना प्रमुख भी निराश हैं। अब कितनी भी बैठकें कर लीजिए, पन्ना प्रमुख समझता है कि जब मैं अपनी व्यक्तिगत समस्या का समाधान नहीं करा सकता तो मैं अपने पन्ने पर 20 लोगों के परिवारों की समस्याओं का समाधान कैसे करा पाऊंगा। और कांग्रेस में देखिए, कांग्रेस में जो है टिकटों की रस्साकशी रहने वाली है, तो ये कांग्रेस के लिए जो है ये भीतरघात की जो आशंका रहेगी वो सबसे बड़ी चुनौती रहने वाली है। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। विधानसभा चुनाव को लेकर अब दिग्गजों ने कमान संभाल ली है। किसका दावा सटीक बैठेगा और किसका निशाना पूरी तरह से जो एक लक्ष्य है उस पर जाकर लगेगा। लक्ष्य एक ही है, विधानसभा चुनाव को फतेह करना। दोनों सियासी दल मंथन कर रहे हैं, मैराथन कर रहे हैं। जनता किस पर भरोसा करेगी ये देखना होगा।